एक स्त्री का जीवन क्या है, वह अपने जीवन में क्या चाहती है, क्या भारतीय परिवारों में नारी की अपनी कोई अहमियत है। आज जिस नारी को हम देखते हैं वह किस दौर से, किन सवालों से, किन स्थितियों से जूझते हुए यहाँ तक पहुँची है। सामान्य तौर पर ऐसे प्रश्न समाजशास्त्र का विषय है, लेकिन अगर उसे कोई कथानक में ढाले तो वह कथानक कैसा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं जिस कृति के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है राह दर बदर। रचनाकार हैं गोविंद मिश्र। गोविंद मिश्र हमारे समय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपन्यासकारों में, कथाकारों में एक हैं। जीवन के जितने भी रंग हो सकते हैं वह गोविंद मिश्र की कृतियों में आए हैं। उन्होंने ढेर सारे उपन्यास, कहानी संग्रह, यात्रावृत्त, निबंध, कविता, बाल साहित्य लिखा है। उनकी रचनाएं देश भर में चर्चित रही हैं। हिंदी साहित्य का शायद ही कोई ऐसा पाठक हो जो गोविंद मिश्र का नाम न जानता हो। उनकी रचनावली जो है वह 12 खंडों में प्रकाशित हुई है, जिसका संपादन वरिष्ठ साहित्यकार नंद किशोर आचार्य ने किया है। व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, सरस्वती सम्मान, आकाशदीप जैसे कई सम्मान हासिल कर चुके हैं। गोविंद मिश्र जी की यह जो सबसे ताज़ा उपन्यास कह सकते हैं जो उनकी कृति है, यह उपन्यास विधा के संदर्भ में भी एक नया प्रयोग इसलिए क्योंकि इस उपन्यास में अलग अलग कहानियाँ हैं। फिर अलग कहानियों को कौन सी चीज़ जोड़ती है, वह है इसका थीम। क्या थीम जो है वही है जिससे मैंने अपने बात की शुरुआत की, यानी समाजशास्त्रीय अवधारणा जो है वह भारत की जो मध्यवर्गीय नारी है उसकी अंतश्चेतना को, उसके क्रमिक विकास को इस उपन्यास में अवलोकित करती है, देखती है, सामने रखती है। 1940 से 2020 का कालखंड है। हर दशक में भारतीय नारी किस स्वरूप में बदली, उसके मन की क्या स्थितियां थी, वह क्या कुछ कर रही थी, यह इस उपन्यास की विशेषता है। अलग अलग कहानियों से वे इस बात को रखते हैं, लेकिन एक थीम होने के चलते यह औपन्यासिक कृति हो जाती है। 1940 घर या घेरा की बात मैं संक्षेप में कहता हूँ। आखिर वो अपने घर पहुँच गई, यहाँ से कहानी शुरू होती है। कौन? इस कहानी की नायिका एक बुढ़िया है। बड़े बेटे से वह झगड़ती है कि तुम मेरे लिए घर खरीद दो, छोटा सा घर खरीद दो, मेरे ही पैसों से, जो पैसा अपनी नौकरी से उस वृद्धा ने अर्जित किया था। बेटे से क्यों झगड़ा करती है? क्योंकि बहू जो है वह बहुत ही अपमानजनक ढंग से उस वृद्धा के साथ बर्ताव करती है। वृद्धा को अपना बचपन याद आता है, किस तरह से वह बहुत छोटी थी, गांव में खेलने कूदने की उम्र थी, शादी पड़ोस के किसी लड़की की शादी थी। उस शादी में कोई एक लड़का आया था, लंबा सा लड़का। उस उम्र में, जिस उम्र में गुड़ियों से खेलने की उम्र होती है, उसी उम्र में उसकी शादी कर दी गई। ससुराल में विदा होती है, बुआ उसको पालती हैं। कहीं वो लड़का आसपास घूमता है, मंडराता है, जो इसका पति है, लेकिन चूंकि इसकी उम्र नहीं होती तो इसके संरक्षा की बात होती है। अब वो लड़का जो है एक दिन अपने मालिक से, सेठ जी से शिकायत करता है कि हमारी बुआ और फूफू ने कब्जा कर रखा है मेरी पत्नी पर, उस पर अधिकार दिला दो। अब वो पत्नी पर सेठ जी दबाव बनाते हैं। इसकी पत्नी इसके घर आ जाती है। घर आती है तो पुरुषों का, मर्दों वाला घर है। घर में कोई स्त्री नहीं है, 4-5 मर्द हैं, यानी ससुर, देवर, जेठ। पूरा दिन इसका जो है उछल कूद, काम धाम, झाड़ू पोछा, खाना बनाने में बीत जाता है। उसमें मार भी पड़ती है। पति इसको संपत्ति समझता है, मारता पीटता है। बहरहाल सेठ जी जो है उस गरीबी की स्थिति में अपनी नौकरी के दौरान
उस आदमी को नौकरी दिला देते हैं और अंततः इस लड़की को भी एक अंग्रेज़ों का ज़माना था, 1940 की बात कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं, देश पर शासन था। तो वहाँ एक किले में, मंदिर में के सामने इसको जो है नौकरी मिल जाती है। ये आया जैसा काम करने लगती है, अंग्रेजन के साथ रहती है, कुछ पढ़ती पढ़ाती है, उनके बच्चों को पढ़ाती है। जब अंग्रेज जाने लगते हैं तो इसको कहीं नौकरी दिला देते हैं। वो जो मैडम है वो बहुत अच्छी मैडम है, ये जो नौकरी करती है उससे पैसे संचित करती है। इस तरह से एक बार वहाँ घर बनाती है, वहाँ से फिर उजड़ती है। जब अंग्रेज जाने लगते हैं दूसरी जगह जाती है, जहाँ स्कूल में, वहाँ घर बनाती है। फिर पति के न होने के बाद लड़का दबाव डालते हैं कि तुम हमारे साथ चली आओ, अकेले कहाँ रहोगी, बड़ी उम्र हो गई। वृद्धा अपना जो है घर मन नहीं करता, लेकिन उजड़ के बेटे के पास चली जाती। वहाँ उसको समझ में आता है कि उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो वह जिद करती है और अपने पैसे से एक छोटा सा घर खरीदती है। उस घर में पड़ोसी जो होते हैं उसको कहीं कोई अचार दे देता है, नया बनाता है, कोई अच्छा खाना बनता है तो वो आ जाता है, मदान साहब, अरोड़ा साहब, अलग अलग तरह के जितने भी साहब हो सकते हैं। कहीं कोई बच्ची है तो पोती की उम्र की है। उस तरह से इस वृद्धा का अपना जीवन व्यतीत होने लगता है। उसके बाद का जो दशक आता है, 40 के बाद जो 50 का दशक है, श्याम होता तो वह जो है अलग दुनिया का घर है। वहाँ की जो स्त्री है वो पहली बार, देश को आज़ादी मिल चुकी है, वह इन प्रश्नों से जूझती है कि क्या एक लड़की को पत्नी के रूप में हासिल करने के बाद पुरुष को यह अधिकार हो जाता है कि वह उसका कुछ न कुछ बना डाले। एक जीव जो संभावनाओं से भरा है, पृथ्वी पर आया है, क्या उसे शून्य बना दिया जाए? ये जो स्त्री का शोषण है, यह शोषण नहीं बल्कि हत्या है। दूसरे की बहती जीवन धारा में बड़े ही शातिर ढंग से उसे काट काट कर वहाँ तक ले आना जहाँ वह पोखर बन जाए नदी की जगह और सड़ता गंधाता रहे, वह जगह ठीक नहीं। और वही स्त्री जब 2020 के दशक में आती है तो वह पति को बताकर अपनी इच्छा से अपने पुरुष दोस्तों के साथ घूमती है, जाती है। हालांकि उसकी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन वह कदम से कदम मिलाकर कार्यस्थल पर जाती है, दूसरी जगहों पर जाती है। वहाँ कई लड़कियों से उसका मुकाबला होता है। पुरुष की ज़िंदगी में भी दूसरी स्त्रियां आती हैं, लेकिन वह रोती खींचती नहीं है। वह जानती है कि अंततः आधुनिक होने के बाद भी घर घर होता है। अतिरिक्त प्रेम उसके जीवन में अगर आता भी है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। वह द्रौपदी की कहानी जानती है, दशरथ की रानियों की कहानी जानती है, लेकिन यह भी जानती है कि द्रौपदी के मन में 5 पति होते हुए भी असली प्रेम अर्जुन के लिए था। वह चाहे तो कहीं भी जा सकती है, लेकिन अपने मन के प्रेमी को, उसकी जो जुगलबंदी है, उसका जो सोच है, वह अपने मन के तंतुओं को स्थितियों के वश दान नहीं कर देती है, बल्कि स्थितियों को अपने नियंत्रण में रखती है और अपने घर और प्रेम को हर हाल में बचाने की कोशिश करती है। भारतीय नारी की बात हो रही है। वह सब कुछ चाहते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी घर की चारदीवारी को नैतिकता, पवित्रता की सोच के चलते नहीं, बल्कि अपनी संरक्षा, अपने संरक्षण और अपनी संपत्ति जो पति ने अर्जित की है, कहीं न कहीं उसका अपना भी उसमें अधिकार है, उसने भी अपना समय दिया है, उससे ताल्लुक़ रखती है। दरअसल यह उपन्यास जो भारतीय नारी की जो परिवर्तन धारा है, उसको कहीं न कहीं रेखांकित करता है और कुछ प्रश्न जरूर छोड़ता है जो हमारे समाज के लिए, हमारे पुरुषों के लिए भी विचारणीय है कि स्त्री की जो गति है, आपके परिवर्तन की जो गति है, मनुष्य के, आदमी के परिवर्तन की जो गति है, स्त्री के परिवर्तन की जो गति है, आज की लड़कियां शायद इस बात को नहीं समझ पाएंगी कि 1940 के दशक से 2025 की स्त्री
किस रूप में अलग हैं। अब तो कुछ वर्षों में जनरेशन चेंज होने लग रहा है, पीढ़ियों का बदलाव होने लग रहा है। तो 2020 की जिस स्त्री की बात मैं कर रहा हूँ, 2025 की कोई लड़की अगर समझदार पढ़ेगी तो उसे लगेगा कि ये क्या सोचना है कि हम लद्दाख जाना है, लेह जाना है, हम अपने पुरुष मित्र के साथ जाना है, दोस्त के साथ जाना है और हम कमज़ोर ना पड़ जाएं इसलिए नहीं जाएंगे उसके साथ। क्यों? क्योंकि हमारे पति के साथ रहना जरूरी है। वहाँ स्त्री पुरुष की लंपटता से डरने की बजाय अपने फिसलन से डरने की कोशिश करती है। क्या 2025 की नारी ऐसे प्रश्नों से जूझ रही है? या इस उपन्यास को पढ़ने के बाद हमारे पाठक तय कर सकते हैं। राह दर बदर के लिए गोविंद मिश्र जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। राजकमल प्रकाशन को भी बहुत शुभकामनाएं। इस उत्कृष्ट कम पन्नों का उपन्यास है, लेकिन इसका कथानक जो है वह गोविंद मिश्र जी के अन्य उपन्यासों की तरह ही बहुत ही समाज, प्रकृति, जीवन से जुड़ा हुआ है, जीवंत है। पृष्ठ संख्या है 144 और मूल्य है 250 रुपये। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।